11th मेरी कोविड में गई तो अब तो उतना पता भी नहीं था कि क्या सिलेबस है, कैसे पेपर देना होता है। 12th भी मेरी ऑनलाइन थी, उसमें भी कुछ नहीं पता चला। तो फिर यूट्यूब पर फास्ट ट्रैक देखा कि चंडीगढ़ वगैरह में हो रहे हैं, तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। और लास्ट में बच्चा सोचता है कि मैं रिवीजन कैसे करूं। 11 12 दोनों हैं, साथ में नोट्स हैं, सवाल हैं, टेस्ट को भी देखना है। सबसे बेस्ट है टेस्ट ने मेरा पैनिक ख़त्म कर दिया, मेरा डर ख़त्म कर दिया। मतलब जो भी, और जब डर लगता है ना इंसान को तो बहुत सारी नेगेटिविटी पास आने लगती है, जो हम सोचते भी नहीं है वो भी आने लगता है, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। और जिस दिन मैं टेस्ट देने गया था उस दिन मैं स्माइल करता हुआ टेस्ट देने गया था और बिल्कुल नहीं डरा मैं उस दिन। मतलब एज अ टीचर है, किसी भी प्रोफेशन में हो, स्टूडेंट हो, सबके साथ होता है कि बस अब नहीं हो रहा यार। मतलब तुम ऐसे सोचो कि यार उस दिन मैं आगे एक स्टेप नहीं लिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। मैंने यही गलती की थी कि जब मैं 12th के साथ कर रहा था तो मैं इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता ही नहीं था, तो मतलब अप्रोच नहीं पता चल पाती थी कि मैं कैसे फिर इसका न्यूमेरिकल करूँ, क्या करूँ। सो हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं यहाँ पर किस लिए? एक फास्ट ट्रैक के बैच में जो मैम सिलेक्शन हुई है उसका मीटअप। बहुत अच्छा लग रहा है यार तुम सब बच्चों को देख करके। एक कम टाइम है मैम, 120 दिन में, है ना? बच्चे ये नहीं कि बस बैच कंप्लीट करें हैं, सिलेक्शंस यार, सिलेक्शन मिला। प्लस मैम इनके फेस की स्माइल देख रहे हो अभी कैमरा के पीछे, स्माइल्स कैसी थी इन लोगों की यार। एक बार ना बिल्कुल अपना नाम, बबली फेसेस थे। एक बार अपना नाम इंट्रोड्यूस कर दो और अपना कॉलेज बता दो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ रघुनंदन, MEMC। वाह यार, माई सेल्फ मुस्कान, GMC पटियाला। बहुत बढ़िया, हेलो, मेरा नाम दिव्य और मुझे KGMU अलॉट हुआ है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अरिहंत है और मुझे UCMS अलॉट हुआ है। तो मैम इनकी आइडेंटिटी के साथ में इन्होंने अपना कॉलेज जब बोला है तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। प्राउड मोमेंट था ना, सीरियसली। तो यार अपनी अपनी जर्नी के बारे में तुम क्या बताना चाहोगे? मतलब जिस मोमेंट पे रियलाइज़ किया कि यार अब तैयारी शुरू कर लेते हैं, जब भी वो मोमेंट आया हो, तुम्हारे लिए बहुत पहले भी हो सकता है, बहुत लास्ट में भी हुआ होगा, उससे लेके अब तक की जो पूरी जर्नी थी, मतलब ब्रीफ में अगर तुम डिस्क्राइब करना चाहो तो कैसी रही है? उसके साथ साथ एक लाइन और, जो मैम ने क्वेश्चन पूछा, जब आपने रियलाइज़ किया कि आपको प्रेपरेशन करना है, वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब तुमने ये सोचा कि हमें फास्ट ट्रैक में रह के तैयारी करना है, 120 दिन के अंदर तैयारी करनी है? राइट। तो वो टर्निंग पॉइंट अलॉन्ग विद मैम का क्वेश्चन। तो जैसे मतलब 11th क्लास के अंदर अवेयरनेस आई थी थोड़ी कि नीट वगैरह एग्ज़ाम है कुछ, तो उस समय पता चल गया था कि हाँ अब थोड़ा तैयारी सीरियस होना है थोड़ा। बट 11th वही ऑनलाइन थी मेरी, तो इसलिए थोड़ा 11th में नहीं हुआ मैं सीरियस। 12th के अंदर सीरियस हुआ और फिर बाद में जब थोड़ा थोड़ा हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा अच्छा नहीं गया तो सेकंड में आई वाज वेटिंग एंड फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि कितना तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना स्कोर था? 513 530 था। और अभी करंट स्कोर 692। 690। क्या बात है यार, क्या बात है। मैं 2 ड्रॉप थे एंड तो सबसे पहले अटेम्प्ट मेरे 200 कुछ थे। फिर जब मैं पहला ड्रॉप किया मैं 608 थे, जो कि 200। दैट वाज अ वेरी गुड 271 थे, अभी 690 है मेरे। गुड। तो जब मेरे 608 आए थे तो मेरे को होप था कि कुछ सीटें बढ़ी हैं, तो मेरे को लग रहा था कॉलेज मिल जाएगा। बट अक्टूबर के एंड तक रियलाइज़ हो गया था कि कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो मैं बैचेस ढूंढने लगा, तो मुझे एक PW का फास्ट ट्रैक बैच मिला एंड ये मेरे को काफ़ी रिलेवेंट लगा कि अभी स्टार्ट होगा तो मैं इसको कोप अप कर लूँगा और कोई बैकलॉग नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक को चूज़ किया था। बहुत बढ़िया। आपकी जर्नी किस पॉइंट से लगा यार अब शुरू करते हैं? जब मैंने 12th के बाद नीट दिया फर्स्ट टाइम, तो मेरे 414 नंबर थे। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने के बाद मेरे 595 नंबर आए। अब जब अगेन मैंने फिर ड्रॉप लिया, और ड्रॉप लेने से पहले मैंने काउंसलिंग करी थी। काउंसलिंग को मैंने सितंबर तक देखा, मेरे को तब रियलाइज़ हो गया था कि मेरे को कॉलेज अलॉट नहीं होगा। फिर मैंने अक्टूबर से तैयारी शुरू करी और मेरे को 688 नंबर मैंने प्राप्त करे। बहुत बढ़िया यार, बहुत Very बढ़िया। good. आप बताओ बेटा, आपने कब वो मोमेंट आया कि यार हाँ नीट की तैयारी कर लेनी चाहिए? 11th मेरी कोविड में गई तो अब तो उतना पता भी नहीं था कि क्या सिलेबस है, कैसे पेपर देना होता है। 12th भी मेरी ऑनलाइन थी, उसमें भी कुछ नहीं पता चला। तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 476 थे, देन सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 547 थे। पर उसमें मैंने देखा कि काउंसलिंग कर लेते हैं, क्या पता सीट मिल जाए, पर अक्टूबर एंड तक नहीं हुआ। मिला। तो फिर यूट्यूब पर फास्ट ट्रैक देखा कि चंडीगढ़ वगैरह में हो रहे हैं, तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया एंड देन आई वो ज्वाइन किया तुमने? 658।
तुम्हें नहीं लगता जो इस टाइम पे बच्चे वेट कर रहे हैं, तुम्हारी तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जो काउंसलिंग का वेट करते हैं, इतना लास्ट तक टाइम निकल जाता है, तो यार अगर वो बच्चा एक रेगुलर कोर्स में चले जाए तो दिक्कत क्या है? रेगुलर कोर्स में अगर वो बच्चा चला भी गया तो क्या दिक्कत है? मतलब वाई फास्ट ट्रैक, इसी में क्यों जाना है उसको? मैम रेगुलर कोर्स में तो आपका 60% ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका होगा, मतलब 11th कंप्लीट हो चुकी होगी, 12th स्टार्टिंग फेज़ में होगी। तो अब जब वो बच्चा आएगा तो उसको एक बर्डन मिलेगा, लगेगा कि यार पूरा 11th में मतलब मेरे को कवर करना है, तो वही है, फिर धीमे धीमे उसका इंटरेस्ट हटता जाएगा तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नॉर्मल बैच में जाएंगे एंड वहीं अगर फास्ट ट्रैक प्रेफर करेंगे तो फिर आप फ्रेश स्टार्ट होगा, आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, देन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे एंड सबसे बड़ी बात पेपर्स भी काफ़ी होते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा उसके लिए। और अगर एक बार बैकलॉग हो जाए तो फिर तो बहुत हार्ड रहेगा फिर। साइकोलॉजी आपकी नेगेटिव हो जाती है ना। हाँ जी, तो फिर इसमें कम। तो तुम में से किसी ने बैकलॉग बनने दिया था या बना था तो उसको डील किया था? किसी का बैकलॉग तुम में से कैसे किया था? जैसे बीच बीच में कोई 1-2 चैप्टर रह गया, मतलब या तो कोई मतलब गलती हमारी कोई हो गई, नहीं हुआ चैप्टर, तो फिर उसमें अब धीरे धीरे करके कवर करना, वही मैंने किया था। तुमने कुछ स्पेशल ऐसा किया कि यार बैकलॉग ऐसे दूर करी जाती है? मैंने मतलब यही था कि डेली का तो करना है और बैकलॉग भी देखना है, क्योंकि वो टेस्ट में आएगा बैकलॉग, फिर टेस्ट ही प्रिपेयर करते टाइम प्रेजेंट का भी छूटेगा। फिर डेली का अपना टाइम टेबल बनाया था कि भी 2 घंटे बैकलॉग को देने हैं और उसके क्वेश्चंस तो भी करने हैं, कि ये नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया क्वेश्चंस नहीं करे। तो वो था कि मतलब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने, टाइम का एक मैनेजमेंट तुमने यस किया मैम, था? शेड्यूल बना लिया था अपना। बैकलॉग जब भी होता था तो वो एक शेड्यूल तैयार रहता था कि भी इतना टाइम मैनेज करना है बैकलॉग के लिए भी। तो मेन जो यार मुद्दा होता है बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का, बहुत मैम इस टाइम पे इशू होता है, क्योंकि यार सर पे एकदम एग्जाम है, टेस्ट भी देने हैं, इतनी सारी चीज़ें झेलनी है। तो टाइम मैनेजमेंट का कुछ बच्चों को बताना चाहोगे कि तुमने कैसे अपने टाइम पे उसको मैनेज किया, कोई भी तुम में से? मैम टाइम मैनेजमेंट करने का सीधा सा रास्ता ये है कि तो शुरू से लगना है आपको, कंसिस्टेंट रहना है। और लास्ट में बच्चा सोचता है कि मैं रिवीजन कैसे करूं, 11 12 दोनों हैं, साथ में नोट्स हैं, सवाल हैं, टेस्ट को भी देखना है। सबसे बेस्ट है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने फिज़िक्स में, और बाकी जहाँ जहाँ पे गलती हो रही है उसको कहीं नोट डाउन कर लो, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमेशा मिस्टेक होती है या मिस्टेक होने के चांस लग रहे हैं उस पर स्टार मार्क करके आप उसको फ्रिक्वेंटली देखो, बार बार देखो, तो उससे क्या है कि इम्प्रूवमेंट आती है। और जब इम्प्रूवमेंट होने लगती है ना, तो जो चीज़ें नहीं भी हो रही होती है ऐसा पॉजिटिव माहौल बनता है कि वो होने लगती है, जब अंदर से पॉजिटिविटी आती है। यस मैम। तो यार बच्चों के दिमाग में नहीं ये बहुत क्वेश्चन आता है मैम, जनरली हमसे पूछते हैं मैम टॉप पर कैसे क्या पढ़ते थे, उनका Strategy डे क्या होती है प्लान topper? कैसे होता था? मैम वैसा ना टाइम टेबल हमें बना के दे दो, वैसे ही करेंगे। तो यार तुम में से कोई अपना टाइम टेबल शेयर करना चाहता है? तुम बता सकते हो तुम्हारा मतलब मॉर्निंग उठने से लेकर रात तक का रूटीन क्या होता है, या पहले जो होता था? हाँ, फास्ट ट्रैक बैच मॉर्निंग का था, तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठता ट्राई करता था, बट हो नहीं पाता था, तो भागते भागते क्लास जाता था एंड उसके बाद क्लास मतलब काफ़ी अटेंटिव होकर अटेंड करता था, मैं सारे टीचर्स की बात सुनता था। उसके बाद जब मैं आता था थोड़ा रिलैक्स करता था मुश्किल से 5-10 मिनट, एंड देन मैंने एक डायरी बनाई हुई थी अपनी जिसमें मैं डेली टारगेट्स लेके लिखता था। तो वो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहा कि मतलब टेस्ट का प्रिपेयर करना, तो उसके लिए भी एक मतलब सेपरेट पेजेस थे मेरे कि मेरे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं डेली कुछ टाइम हर चीज़ को दे देता था। तो जिसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। जैसे फिजिक्स के मेरे को एक टॉपिक लिख लिया कि ये आज मेरे को करके सोना है, केमिस्ट्री का भी लिख लिया, बायो में इतना पेजेस पढ़ना है या ये चैप्टर रिवाइज करना है, एंड तो इसी तरह हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छे से। मतलब फिर एक स्पैन में कितने घंटे तक लगातार पढ़ लेते थे यार तुम? ये बच्चों का बहुत हॉट क्वेश्चन होता है, मैम वो ना 12 घंटे पढ़ा करते हैं, तो यार आज तुम लोगों के मुंह से ही जान लेते हैं। और तुम्हें क्या लगता है एट अ स्ट्रेच पढ़ना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल था? तुम्हें वो पॉजिटिव लगा या तुम्हें ब्रेक्स लेके पढ़ना अच्छा लगा? जैसे 3-4 आवर्स की सिटिंग हो गई तो उसके बाद तो मतलब काम ही नहीं करता, तो Zone out हो 5-10 जाओगे। मिनट का, हाँ जी 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर से कंटिन्यू करके फिर से आके बैठ गए। 5-10 मिनट अब कभी कभार बहुत एक्सटेंड हो जाता था, 20-25 मिनट हो गया। और तुम में से किसी ने किया ऐसा कुछ? मैम मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कि 1 घंटे बाद ब्रेक लेना है या 2 घंटे बाद ब्रेक लेना है। अब मेरे को लग रहा है ब्रेक लेना है तो लेना है। अच्छा, हाँ, एकदम कूल होकर पढ़ाई करनी है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। क्यों, अगर हमको लग रहा है हमको ब्रेक लेना चाहिए और हमने नहीं लिया, हम उतना गेन नहीं कर पाएंगे, उतना गेन नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे को लग रहा है कि 1 घंटा हो गया, मेरे को ब्रेक लेना चाहिए, मैं बिल्कुल लेता था ब्रेक, माइंड को रिलैक्स करता था, फिर आगे अपनी पढ़ाई करता था शुरू। और ऐसा मैंने कभी गिना नहीं कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी है। इसमें मेरा फोकस रहता ही नहीं था कि मैंने आज इतना पढ़ लिया, इतने घंटे पढ़ लिया। नो,
ये जितना focus कर नहीं लिया करते हो थे? गया, वो गया, अब जो कर जो लिया। फ्लो के साथ चल रहा है वो चल रहा है। हाँ टॉपिक वाइज कर लेते थे कि भाई इस टॉपिक को जितना टाइम लगे उतने बाद ही उठना है, तो ये परफेक्ट आवर्स नहीं होते थे कि 2 घंटे बैठना है, एक टॉपिक के रिलेटेड बैठ जाते थे पढ़ने मतलब के तुम लिए। चारों से बात करके मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे स्ट्रेच में नहीं पढ़ना होता है। 3 दिन पहले की बात है, एक बच्ची भागते भागते आई, मैम मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैम मैं 6 घंटे ना पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, टॉपर भैया दीदी ना इतना पढ़ते हैं। तो ये वो टॉपर भैया दीदी आज फाइनली हमें मिल गए हैं जो कह रहे हैं हम एट अ स्ट्रेच 3 घंटे मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम कितने घंटे तक एक स्ट्रेच में, 3 से 4 इतना देर बैठ जाते थे। 4 भी तो ज़्यादा ही हो गया, मतलब 3 इतना एक ही। ब्रेक उसके बीच में बनता है। ज़रूरी होता है। अच्छा, अकेडमिकली तो रहा आपका, मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि जब आपने फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया उससे पहले, मतलब उस मोमेंट से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल वर्सेस जब आपने ज्वाइन कर लिया था एंड आप नीट देने गए, उन दोनों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल में क्या डिफरेंस था? आपको खुद क्या लगा एज एन इंडिविजुअल? अकेडमिक आप लोगों ने बताया, अब मैं थोड़ा सा एज एन इंडिविजुअल में मूव करना चाह रही हूँ कि आपकी साइकोलॉजी कैसी चेंज हुई, कैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हुआ? तो जैसे अब फास्ट ट्रैक ज्वाइन किया उससे पहले तो बहुत कन्फ्यूजन माइंड में, होगा नहीं होगा, इतने सारे लोग ऊपर हैं मुझसे। टेस्ट वगैरह दिया तो जैसे रिजल्ट शीट एक आती थी टेलीग्राम पे, तो उसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऊपर, हमारा नाम नीचे, तो थोड़ा सा वो होता था। बट जैसे नीट के दिन गया तो एकदम से पॉजिटिव रहा सुबह सुबह, और उसके बाद जब मैं गया तो बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस था ही कि हो जाएगा। तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुम बताओ जरा तुमने टेस्टिंग के ऊपर कैसा काम किया है अपना? मैम फास्ट ट्रैक ज्वाइन करने से पहले थोड़ा डाउट तो रहता था कि ड्रॉप लूँगा तो क्या हो जाएगा, हाँ। होगा कि नहीं होगा। फास्ट ट्रैक ज्वाइन किया, पढ़ाई लिखाई शुरू करी, टेस्ट देने लगा। टेस्ट सबसे मेन चीज़ है। टेस्ट ने मेरा पैनिक ख़त्म कर दिया, मेरा डर ख़त्म कर दिया। मतलब जो भी, और जब डर लगता है ना इंसान को तो बहुत सारी नेगेटिविटी पास आने लगती है, जो हम सोचते भी नहीं है वो भी आने लगता है, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। वो सब टेस्ट ने ख़त्म कर दिया। और जिस दिन मैं टेस्ट देने गया था उस दिन मैं स्माइल करता हुआ टेस्ट देने गया था, और बिल्कुल नहीं डरा मैं उस दिन। और तब से अब तक वो स्माइल गई नहीं है। मतलब बच्चे को टेंशन थोड़ी कम लेके खुश भी और रहना जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम देते वक्त मेरे को दोबारा से पैनिक होने लगा, एकदम से बीच में पैनिक होने लगा। नीट में? हाँ अच्छा। तो मैंने अब खुद में ही कहा कि मैं वहाँ पे तो टेस्ट जीता था, सही बात है। और वही टेस्ट यहाँ भी आया है, तो पैनिक करने की क्या ज़रूरत है, उसी तरह टेस्ट दो। तो मैंने उसके बाद टेस्ट लगातार दिया, बढ़िया किया पेपर। उसके बाद पैनिक नहीं हुआ बिल्कुल भी। बट वो एक पॉइंट आप सब में कॉमन था मैम, अगर आपने नोट किया कि इन्होंने टेस्ट दिया था वहाँ पे विद्यापीठ में, उन्होंने फिजिकली वो एनवायरनमेंट में बैठ के वो साइकोलॉजी डेवलप की थी कि डरना नहीं है, हो जाएगा, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो मतलब वो टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट था अपने आप में जर्नी में, तभी जाके तुम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुमने वो काम, वो मेंटल पीस अपना अटेन किया, या वो मेंटल पीस गेन किया कि एग्जाम में हम थोड़ा काम रहेंगे, है ना? पर एक पॉइंट पर सबके साथ होता है, मतलब एज अ टीचर है, किसी भी प्रोफेशन में हो, स्टूडेंट हो, सबके साथ होता है कि बस अब नहीं हो रहा यार। मतलब तुम ऐसे सोचो कि यार उस दिन मैं आगे एक स्टेप नहीं लिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। वो एक दिन, एक मोमेंट की वो स्टेप उधर और स्टेप इधर, शायद सब गेम चेंज होने वाला था। कभी तो होता है ना, इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता है कि यार बस ख़त्म हो गया। ऐसा मैम होता है, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर किए हुए हैं और इतने कम टाइम में आपको दोबारा वो सब पढ़ना है, रिवाइज करना है एंड पेपर देके उसको एनालाइज भी करना है, तो आपको डिप्रेस तो फील होगा ही। बट वही है कि आप एक स्टेप आगे जाके सोचिए कि यार नीट के बाद जब 5 साल बाद MBBS करने के बाद में जो डॉक्टर टैग लगेगा, आप उसकी वैल्यू देखिए। आप वो चीज़ देख के खुद को उस टाइम सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। और आप पेरेंट्स से बात करिए, क्योंकि जब मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा था, अपनी मम्मी से बहुत बात करता था, उनको हर चीज़ बताता था कि ये मेरे को दिक्कत हो रही, तो शी वॉज लाइक कि हमेशा मेरे को साथ देती थी एंड बोलती थी उसके आगे का देखो, नीट के बाद का देखो। तो उससे मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहा था खुद में ही। और कुछ बच्चे जो पेरेंट्स से अपनी बातें बताते ही नहीं है, तुम कुछ कह रही थी, जो बच्चे पेरेंट्स से बात ही नहीं करते हैं, छुपा लेते हैं मन में, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे कि यार क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को ही नेग्लेक्ट कर दिया एक तरीके से, बता ही नहीं रहे मन की बात उनको। एनीवन? पेरेंट्स से अगर थोड़ा मतलब कुछ हो, वो अजीब सा लग रहा है, नहीं बता पा रहे, तो बड़े भाई बहन उनको बता दो। क्योंकि अगर मैं कभी नहीं बता पाता था तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर को जाके बता देता था, तो उनसे बात करके थोड़ा मतलब ठीक लगता था। तो इन दोनों ने तो बताया कि इनकी लाइफ में वो एक गो टू पर्सन कौन था जब ये अच्छा फील नहीं करते थे या जब ये डीमोटिवेटेड फील करते थे उनके पास जाते थे। तुम दोनों की लाइफ में वो गो टू पर्सन कौन था? मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स थे और मेरे 2-3 क्लोज फ्रेंड्स।
अच्छा, तुम्हारे लिए? मैम टीचर, फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो होते ही हैं सबके, और बाकी दीदी भैया। अच्छा, उनसे शेयर करते थे? मैं लगभग सभी से बात करता था, हंसी हंसी मजाक भी चलता था सब कुछ ब्रेक में। सब कुछ होता है, इसने सारे फेजेस एंजॉय किए हैं मैम। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ विद्यापीठ में जब आप तैयारी कर रहे थे फास्ट ट्रैक के टाइम पे वर्सेस लाइफ अब जब आप कॉलेज में आ चुके हो, क्या डिफरेंस लगा तुम लोगों को अपनी लाइफ में? क्या लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं? क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तुम लोगों के? क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो? क्या थोड़ा सा डिस्क्राइब करो इन सब जब चीज़ों को। विद्यापीठ में थे तो मतलब यही था, पढ़ना है, नीट आएगा, टेंशन है दिमाग में, एक प्रेशर है। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो स्पोर्ट्स वगैरह, कॉलेज के अंदर सोसाइटीज़ वगैरह, मतलब जिनके बारे में आपको पता नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, ये सब चीज़ें जब यहाँ पे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत बेटर। मतलब वो एक चीज बच्चे को इमेजिन करवा दो यार, क्योंकि तुम लोग कॉलेज में जा रहे हो, है ना? तो स्टार्ट हो गया है कि हाँ भाई, भैया दीदी की लाइफ उसके बाद में सच में चेंज हुई है। तो कुछ ऐसा कि हाँ यार ये देखो। जब विद्यापीठ में थे तो बेसिकली होता है ना, हर घर का कहानी है कि रिश्तेदार बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो वही बात थी कि जब मैं विद्यापीठ में था तो मैं अवॉइड करता था थोड़ा बात करने का रिश्तेदारों से। दोस्तों से तो बहुत अच्छी बात थी। कर दिया पूरा नहीं, ब्लॉक नहीं किया था। अरे वो मतलब बोलते था अरे क्लास में था, कोई बात नहीं। एंड देन वही था, अब जब मतलब नीट का रिजल्ट आया देन मैंने उनको सामने से फ़ोन किया, एंड कैसी हैं, बढ़िया है सब, कब आ रही हैं घर। तो वो एक काफ़ी मतलब अच्छा लगता है अब कि वो फेस देख के। वो प्राउड के साथ, प्राउड के साथ एग्जैक्टली, अब प्राउड के साथ फोन करते हो कि अब बताओ। वो मैंने भी स्टोरीज डाली आज ही नोएडा में आए, अभी देखो भी मैं यहाँ पे गई, तुम भी चलो। अब जेलस फील कराने वाला फेज आ गया है, अब उनको जेलस फील करा रहे हो तुम लोग। तो और अपनी जर्नी में मतलब अगर इस टाइमिंग की बात करें तो तुम लोग बच्चे को क्या एक चीज़ सजेस्ट करना चाहोगे अपने एंड से कि यार ये वाली चीज़ तो कर ही ले तू लाइफ में, है ना? इस चीज़ से भाग मत, ये चीज़ नहीं करी तो कुछ नहीं किया तूने प्रिपरेशन में। स्पेशली कौन सी वो तुम्हें एक चीज़ लगती है कि यार है ये? तो मैम टेस्ट। तुम्हारे लिए वो चीज़ टेस्ट है? तुम्हारे लिए हर चीज़ का आंसर टेस्ट है। यस मैम। बहुत बढ़िया। और अपना मी टाइम खुद ही इंजॉय करो, ये कि नहीं कि ग्रुप में इंजॉय किया। अपने आप को मत भूलो पढ़ाई के चक्कर में कि हाँ बस स्ट्रेस लिया, पढ़ाई करते रहे। नहीं, अपना टाइम भी दो जैसे यार खुद के इसको लिए। थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो, खुद पे टाइम बच्चा कैसे दे? अपनी फेवरेट हॉबीज़ कर लो, तो जिसकी सिंगिंग होती है, किसी की डांसिंग, राइटिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो डेली का जैसे शेड्यूल है कि आपने पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो एक हॉबी के लिए भी स्पेसिफिक टाइम सबको देना चाहिए अपनी लाइफ में। और मैम जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा टेस्ट, और तो मैं टेस्ट तो दिया था बट उसको एनालाइज करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उससे है। ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि जैसे सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन होते हैं स्किप करने वाले, 5 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। तो मेरी हैबिट थी कि मैं उनको आके सॉल्व करता था, जो गलत होते थे वो भी दोबारा सॉल्व करता था। तो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देते देते आपको उसको एनालाइज करना ही पड़ेगा, वरना उसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। आप टेस्ट दे के रख दें तो फिर मतलब नहीं कुछ। मेरा भी मतलब यही कि टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यही गलती की थी कि जब मैं 12th के साथ कर रहा था तो मैं इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता ही नहीं था। तो मतलब अप्रोच नहीं पता चल पाती थी कि मैं कैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल करूँ, क्या करूँ। तो फिर इसमें दिक्कत आई एक तो ऐसे ही, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट। पूरी एकेडमिक हाँ बोलो आप क्या? मैम टेस्ट प्लस एनालिसिस प्लस OMR फिलिंग। OMR फिलिंग, बबल जरूर भरने हैं। इनकी तरफ से एक मंत्र है बच्चों के यस, लिए। बबल बिल्कुल भरने हैं। बबल गोले नहीं वहाँ है। मिस्टेक होता है, भरना है। मैंने खुद देखा है, बच्चों से मिस्टेक होता है, मेरे फ्रेंडों से हुआ है। मैम हमारे फास्ट ट्रैक के बच्चों से भी हुआ था, अगर आपको याद है, बहुत वो बार आए होता थे, है। कितनी कॉमन मिस्टेक्स थी जो नीट में भी करके आए थे। एंड कई बार बच्चे को बोलने में भी शर्म आ रही होती है कि मैम नंबर ना इसलिए कम आए क्योंकि मैंने गोला ही गलत भर दिया था। हमारे ना जब फास्ट ट्रैक में टेस्ट होते ना तो बच्चे एक्स्ट्रा OMR लेके आते थे। अगर गलती से बबलिंग गलत कर दी तो हम खुद से दोबारा OMR कर लेंगे, क्योंकि टीचर्स तो देते नहीं थे एक्स्ट्रा शीट। तो इसका मंत्र तो हम समझ गए कि टेस्टिंग करनी है, एनालिसिस करना है, प्लस OMR गोले भी ढंग से भरने हैं। बहुत बढ़िया यार। अच्छा, ये पूरी एकेडमिक लाइफ में आपके अनसर्टिनिटीज़ होती हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं, बिल्कुल होते होंगे मेरे ख्याल से, है ना? काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि जहाँ पे लगता है होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो जितनी बार वो अप्स एंड डाउन्स आते थे अपनी लाइफ में, वो ऐसा है क्या कॉमन पॉइंट था हर बार? वो ऐसी क्या बात थी जो आप अपने आप को रिमाइंड कराते थे कि अब मेरा लो पॉइंट आया है? आपने वो चीज़ अपने आप को याद दिलाया कि हाँ यार ये है, और आपने उस अपने आप को उस लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे उठाया। तो वही जैसे रिमेम्बरिंग, पेरेंट्स को रिमेंबर करा, एकदम से याद किया, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मतलब एक बार को लगता है कि नहीं होगा, फिर एकदम से याद करके कि हाँ नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये नहीं सोचना, अभी करना है बस, आगे जाके देखेंगे अब जो होगा।
एक चीज़ थी, मैं थोड़ा आगे का सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि यार वाइट कोट में कैसा लगूंगा, डॉक्टर नाम के आगे लगेगा तो Correct. पेरेंट्स को क्या कितना अच्छा मतलब फील होगा। Parents को कितना तो वो proud सोच feel के होगा। मतलब मैं थोड़ा उसे ओवरकम करता था अपने लो मूवमेंट से। पेरेंट्स का ही था कि हाँ पेरेंट्स के लिए ही करना है, उनकी ड्रीम्स पूरे करने हैं। मैम मेरे जीवन में जब डाउन आया, मैंने सिर्फ यही सोचा अपने मन में, दुनिया करती है ना, मैं भी कर मैं सकता भी हूँ। कर सकता हूँ। बस बात ख़त्म, अब करना है, करूँगा तो होगा, सिर्फ सोचूंगा करना है तो नहीं होगा। करेक्ट। मतलब आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए सपने के साथ साथ वो कर्म करना भी कितना ज़रूरी है, मतलब वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हाईलाइट हुई। और मैम आपने रियलाइज़ किया कि हम जब बच्चों से बात करते हैं सेंटर्स पे भी, तो हमेशा ऐसा होता है कि मैम मम्मी पापा नहीं समझते, मैम जनरेशन गैप है, मैम आप नहीं समझते हो, मैम आप नहीं समझते हो, जनरेशन गैप है पेरेंट्स का। बट इन बच्चों की पूरी कॉन्वर्सेशन से ये रियलाइज़ हुआ कि इनकी लाइफ में पेरेंट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा। मतलब इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स के अलावा कोई तीसरा इंसान नहीं था जिसका अभी तक इन्होंने नाम लिया। पेरेंट्स प्लस टीचर्स हाँ, मिला करके जो एक power अकेडमिक में pack तो है। ऑब्वियसली टीचर्स हैं ही, बट लाइक अपार्ट जैसे बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स का सहारा ले लिया या इसका सहारा ले लिया, बट जिस कितना पॉजिटिव पॉइंट है ना कि इन बच्चों की लाइफ में अपने पेरेंट्स का कितना वो था कि पेरेंट्स यूजुअली अंडररेटेड कैरेक्टर्स होते हैं लाइफ के, बट इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से आप अपनी अभी जो आने वाले बच्चे हैं जो तैयारी करेंगे उनको भी तुम ये कितने अच्छे से रियलाइज़ करवा रहे हो कि यार पेरेंट्स को ना अपनी जर्नी में साथ रखो, तुम्हारी मतलब जर्नी भी इंजॉय करो। ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ डेस्टिनेशन दिखाई देना है, जर्नी भी इंजॉय करो, वो भी इक्वली इतना इंपॉर्टेंट है ना। मैम मोहित दादी सर ने बोला था कि आप तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, लगन से कर रहे हो, वो भी बात ठीक है, लेकिन आपको पेरेंट्स से ज़रूर बात करनी है, अपने भाई बहनों के साथ हंसी मजाक करना है करना ही आपको। करना है। उससे क्या है, माइंड इतना रिलैक्स होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप परेशानियाँ ही भूल जाते हो। जरूरी है हाँ, करना मोहित जरूरी दादी है। सर ने बोला ऐसा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और तुमने फॉलो किया है Yes. इसको, तुमने इसने आज तक ये चीज़ याद रखी है तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है। यस मैम। बहुत बढ़िया। तो यार अगर इसको हम कंक्लूड करें तो अभी कुछ बच्चे जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या बात हमारी सुन रहे हैं, वो शायद अभी इस करंट मोमेंट पे नेगेटिव जोन में हो कि छोड़ना है यार, नहीं हो रहा, फील कर रहे हो ऐसा, तो क्या तुम उनको अभी एक पॉइंट ऑफ एडवाइस दोगे? मान लो मैं ही बच्चा हूँ जो अभी नेगेटिव फील कर रहा है, जिसको लग रहा है बस यार छोड़ दो, नहीं हो रहा मुझसे, तो मुझे एक क्या एडवाइस दोगे कि नहीं यार दोस्त तेरा इसलिए हो जाएगा? क्या वो एक पीस ऑफ एडवाइस दोगे तुम में से कोई भी? वो पीस ऑफ एडवाइस तुम्हारी तरफ से, और तुम्हारी लाइफ में वो कौन इंसान था जिसकी बात तुम याद करके हमेशा मोटिवेट होते थे और जिसकी बात को याद करके तुम्हें लगता था कि यार होगा, काम कर लेकिन होगा। मतलब मैं अभी बहुत नेगेटिव फील कर रहा है वो बच्चा इस मोमेंट पे, क्योंकि टाइम ही इस तरीके का है, टाइम ज़्यादा नहीं रह गया पेपर में, एंड अभी बहुत हेक्टिक होने वाला है, क्लासेस बैक टू बैक सब चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, ऊपर से कुछ अलग प्रेशर भी आजकल बच्चे लेकर रखते हैं। तो उसके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी कि डूड ये चीज़ है, इसको ऐसे देख, ऐसे नहीं देखना इसको, तो क्या उसको एक पीस ऑफ एडवाइस दे सकते हो? वही एक चीज़ कि आप आगे का थोड़ा सोचोगे ना तो आपको, और जब आप वो चीज़ हासिल कर लोगे, लाइक मैं नीट के आगे का सोचता था, जैसे बताया मैंने कि वो डॉक्टर टैग, और जब मैं वाइट कोट पहनूंगा, गले में स्टेथोस्कोप होगा, वो मैं इमेजिन करता था बहुत। तो वही है, उससे मैं ओवरकम करता था। एंड अभी बताऊं तो जो पूरा, अब मेरे को सब वो प्रोसेस याद आता है कि यार कितना बढ़िया प्रोसेस था, कितने मैंने मेहनत की, कितने पेपर्स दिए, कितने डाउट्स पूछे, कितने दोस्तों से मतलब बातें की। अब वो प्रोसेस जब आपको याद आएगा अपने कुछ हासिल करने के बाद तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो वो इसीलिए उस टाइम एक स्टेप आपको आगे लेनी है फिर, वरना फिर आप आगे के जो मज़े हैं वो भूल जाओगे। मतलब आगे की सोचना है, उसको आप ये बोलना चाहते हो कि आगे की सोच ले अभी से, अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसको भूल जा। और कोई ऐसी सटीक एडवाइस? मैम बच्चा इतना सारा है, अप्रोक्स मैं मान लेता हूँ 1 लाख परेशानियाँ होगी, कोई भी वीडियो सारी परेशानियाँ दूर नहीं कर सकता। बिल्कुल। बच्चे को अपने में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है कि मेरे को ये करना है, बस मेरे को ये करना है, बात बाकी का देख लेंगे, आगे जो भी आएगा हमें सीखना है उससे। कोई स्ट्रगल आएगा तो उससे हम सीखेंगे, उससे घबराएंगे नहीं, और हम चाहते हैं कि स्ट्रगल आए। अच्छा, तुम चाहते हो कि स्ट्रगल आए? यस, और वो आएगा ही, बिना स्ट्रगल के रह नहीं सकते। आप सोचो चाहे मत सोचो, स्ट्रगल आएगा ही, और जब तक स्ट्रगल आएगा नहीं तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। स्ट्रगल ना आना भी समस्या है। तुम्हारे पॉइंट से एक चीज़ याद आई कि लाइफ, मतलब आपकी लाइफ ही कितनी ब्यूटीफुली समझाती है ना कि ईसीजी अगर फ्लैट लाइन हो जाता है सो दैट मीन्स यू आर गॉन। तो बेटर है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहे, तो यू विल एटलीस्ट जिंदा रहोगे तुम। वो चीज़ कितना अच्छे से कभी अपना रिफ्लेक्ट मैक्सिमम करता है। बताने दो। एमआर सर कहते हैं कि जो बच्चा सोचता है ना उसका मैक्सिमम आ गया, फिर उसके बाद मिनिमम भी आता है। हाँ,
तो MR सर ने हमेशा ये कहा था कि मेहनत करते रहो लेकिन कभी अपना मैक्सिमम मत आने दो, नीचे गिरोगे सीधा। तो एक बैलेंस में चलते रहो। हाँ, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो कि मेरे इतने एक बार स्कोर आ गए तो हर बार यही आएंगे, क्योंकि एक बार तो कम आना ही आना, कि कोई सबका एक वीक टॉपिक होता ही है। पूरे विद्यापीठ में जब तुम्हें पढ़ाया गया, तुम्हारे जो टीचर्स थे, कोई ऐसे एक टीचर जिनकी बात तुम्हें हमेशा याद रहती थी, या जिनके पास तुम हमेशा जाया करते थे कभी भी कुछ इशू होता था, या जिनकी एक बात तुम्हें हमेशा याद रहती थी और उन सर या उन मैम से बात करके या उनकी वो बात को याद करके आप थोड़ा सा मोटिवेट होते थे, या आपको वो एक एनर्जी मिलती थी कि हाँ यार पढ़ना है, हो जाएगा? मेरे केमिस्ट्री टीचर थे, उनका नाम मनीष कुमार सैनी था। तो बात उनके में एक चीज़ खास थी, उनकी एज 30 थी, बीटेक कर चुके थे NIT जयपुर से। एंड उन्हें पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, उन्होंने कहा कि इस साल मैं नीट दूंगा। एंड तो मतलब साथ ही पढ़ते थे वो, उनका PCM बैकग्राउंड है बट उन्होंने बायो पढ़ी। एंड काफ़ी अच्छी बात है, उनके इस साल 665 स्कोर आए हैं। उससे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ था, क्योंकि मैं उनको देखता था पढ़ते हुए, जब भी डाउट काउंटर पर बैठे रहते थे तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे। तो उनको देख के मैं यही आता था कि इनकी इतनी एज है, अभी इतना ये एफर्ट कर पा रहे हैं, तो मेरी एज तो काफ़ी कम है, मैं क्यों नहीं एफर्ट कर पा रहा हूँ। तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर रहा मेरे लिए। वेरी इंस्पायरिंग, मतलब टीचर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं हम। वेरी आपके लिए? इंस्पायरिंग। मेरे लिए भी मतलब जैसे केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बायोबॉटनी, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था, बट कोई भी टीचर जिनके पास मैं चला जाता था, कभी कभार कोई बात हो गई, मतलब जैसे मैं डाउन फील कर रहा हूँ तो उनके मतलब पास इजीली चला गया। शेयर कर पाते थे। टीचर से एक वो बैरियर होता है कुछ बच्चों को कि इनके पास क्यों जाना है यार ये शेयर करने के लिए। हाँ जी, मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है एक, बट एग्जैक्टली थोड़ा बहुत मतलब मैं बता सकता था टीचर को, मतलब शेयर कर देते थे हाँ इजीली। जी। टीचर्स अप्रोचेबल होते थे अपने लिए। टीचर्स के साथ जितना फ्रैंक रहोगे उतना खुद के लिए बढ़िया रहेगा। कुछ टीचर्स होते हैं जिनके साथ हाँ अपनी लिमिट देखनी है, पर कुछ तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, उनसे तो जो मर्जी बातें शेयर कर लो। तो उससे रिलीव्ड फील होता है अपने को ना। तो जर्नी वैसी नहीं लगती कि एक पत्थर को ढो रहे हैं, फिर वो बोरिंग नहीं लगता, बर्डन नहीं लगता, फिर वो रास्ता ईजी बन जाता है। बट अभी फाइनली अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस में चले गए हो, हैप्पी हैप्पी फेसेस लेके बैठे हो, मस्त जर्नी चल रही है अभी फिलहाल। क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। शब्द रुक गए हैं आते आते, बोलो क्या हुआ? नो मैम। तो अभी जर्नी बढ़िया बढ़िया चल रही है, होपफुली और आगे भी ऐसी एक्सेल करोगे ना, फ्रीक्वेंटली अपने को ऐसा मिलने का मौका मिले, या हमें मौका दें अपने टीचर्स को। तो इतने कम टाइम में, एक शॉर्ट टर्म में पूरा पावर पैकेज वाला जो अपना पूरा का पूरा बैच था, है ना, Fast track batch और था, उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड भी हमने सोचा, तो इससे सुपर कुछ नहीं हो सकता। मतलब तुम लोगों का सीरियसली इन लोगों का प्रेजेंस ना मैम आगे आने वाले बच्चों को एक बहुत मोटिवेशन देगा, एक रास्ता दिखाएगा कि यार हिम्मत मत हारो, अभी भी मौका है करने का, अभी भी चांस है, अभी भी तैयारी शुरू करो, तैयारी हो सकती है। और तुम लोगों ने जितनी अपनी पूरी बातें कॉलेज की बोली हैं, शायद उनको ना वो एक सपना दिखेगा, एक दुनिया देखने की इच्छा होगी उनकी कि हाँ यार हमें वो लाइफ देखनी है, हमें वो लाइफ जीनी है जो दीदी और भैया बोल रहे हैं कि क्लब्स होते हैं और कमिटीज़ होती हैं और ये सब होते हैं ना, कि फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, फेस्ट होते हैं, कॉलेज फेस्ट। तो मतलब वो भी एक कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे उस चीज़ को लेके जाते हैं कि नहीं यार हमें अकेडस के साथ वो चीज़ भी जीनी है। सो व्हेन दे कैन डू इट, तुम भी कर सकते हो ना, उनसे बिल्कुल वो हो सकता है। ये इंस्पिरेशन वो ले तुम लोगों से, तो बहुत बढ़िया रहेगा आगे के लिए, है ना। बहुत अच्छा लगा यार तुम सबसे मिलके। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से डॉक्टर्स बनो तुम लोग, मस्त अपनी इस पूरी अकेड जर्नी को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। और सिर्फ डॉक्टर टाइटल तो है डेस्टिनेशन, लेकिन मैं ये बोलूँगी पर्सनली हम लोगों ने जितना सीखा है मैम, कि जर्नी अपने आप में आपको इतना कुछ सिखाती है ना, तो वो सीख लेते रहना और उसको जीते रहना। क्योंकि डॉक्टर तो तुम बन जाओगे, लेकिन उसके बाद वो लाइफ तुम्हें जो सिखा रही है ना, वो आगे जाके बहुत लंबे टाइम तक तुम्हारे लिए काम आने वाली है, और डिफरेंट फेसेस में डिफरेंट तरीके से तुम उसको फेस करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। Okay, thank you so बेटा। much. Thank you. So thank you everyone. I hope इन सबकी piece of advices यहाँ पे जो भी बच्चे सुन रहे हैं उनको काम में आए। अभी टाइम कम रह गया है, पर यार इन चारों ने, और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने काम कर दिखाया है कम समय में। तो यार जब ये कर सकते हैं, ये MAMC, KGMU इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में जा सकते हैं, तो यार ये तुम भी कर सकते हो। इनसे थोड़ा सा टेस्ट का ज्ञान, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस, थोड़ा पेरेंट्स की कुछ बातें, और अपने आप को मोटिवेटेड रखना कैसे पूरा टाइम, ये छोटी छोटी सीखें लेकर के हम यहाँ से आगे बढ़ें
और अपनी जर्नी को एकदम पावर पैक बनाने, बैकलॉग ना आने दें, टीचर्स के साथ कांटेक्ट रखें, इनकी सारी बातें फॉलो कर लो यार, है ना। जैसे ये अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचे, तुम भी होपफुली एंड अप हो जाओ और मैम ऐसे ही एक बार हम फिर आप लोगों से भी मिल पाए। सो यस, थैंक यू सो मच।